कैट नोटिफिकेशन इज आउट, लेस देन 4 months टू गो फॉर द कैट एग्जाम। एंड अगर आप अभी प्रेपरेशन शुरू करते हो देन एस्पिरेंट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो है ड्यूरिंग द DILR प्रेपरेशन। एंड अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी 1 year कैट प्रेपरेशन और मोर देन 6 months कैट प्रेपरेशन, वहाँ में आप पता होगा आपको कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ सुडोकू का, पजल्स का, बिफोर स्टार्टिंग योर LRDI प्रेपरेशन, बिकॉज इट हेल्प्स यू डेवलप दैट क्रिटिकल थिंकिंग ability. But at this point of time your strategy has to change. You need not develop that knowledge. अभी वो critical thinking develop करने की time नहीं है, rather you have to put all your effort on increasing the percentile and that is how your preparation has to be structured. So शुरू करते हैं and like all other sections यहाँ पर भी पहले अपना target score का discussion कर लेते हैं. So for 95 percentile in LRDI according to last year you need a score of around 19 marks. For 99 percentile you need around 28 marks and for 99.9 percentile you need around 36 marks. And यहाँ पर अगर देखा जाए मतलब 95 percentile के लिए you have to solve around 1.5 set and for 99 percentile if you can solve 2 sets तो 5 questions each, 3 marks each question. तो अगर आप 2 set solve कर लेते हो with 100% accuracy you will get around 30 and अगर आपको 99.9 percentile चाहिए then you have to go beyond the 2 sets that is 3 sets. मतलब आप अगर 2 out of 4 sets solve कर लेते हो completely then you have a very good chance of scoring a 99 percentile. Usually यही trend देखा जाएगा. Last year the paper was a bit difficult, so अगर आपका target 3 sets रहता है 2.5 to 3 sets it will definitely guarantee you more than 99.5 percentile. लेकिन unlike quant and verbal paper जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपको preparation ही ऐसे करनी है keeping that 99 percentile score in mind, LRDI में वैसा नहीं करना है आपको. LRDI में आपको क्या करना है, आपकी जितनी कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू दैट आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओगे. अगर मान लो आपकी कैपेसिटी 1 सेट की है बट जस्ट बिकॉज यू वांट दैट 99 परसेंटाइल आप 2 सेट से ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाते हो देन यू विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय योर एग्जाम. मैं बता देता हूँ बच्चे करते क्या है. मान लो आपकी कैपेसिटी 1 सेट की है तो आपको 25-30 मिनट्स लगता है 1 सेट सॉल्व करने में. वहाँ पर आप अगर अपनी टारगेट को 2 या 3 सेट रख लेते हो देन अप्रॉक्सीमेटली आपके पास बचता है 13-14 मिनट्स पर सेट. एंड 13-14 मिनट्स पर सेट के टारगेट से आप अगर करते हो तो आप क्या करोगे, आप पहले 10 मिनट किसी सेट पे दोगे. आप देखोगे कि अच्छा ये तो 50% भी सॉल्व नहीं हुआ तो चलो मैं इसको स्किप करके कोई और सेट ट्राई करता हूँ जो शायद ईजी होगा. एंड आप दूसरे सेट पे जाओगे, वहाँ 7-8 मिनट लगाओगे एंड वो सॉल्व नहीं होगा. आप थर्ड सेट पे जाओगे, जब सेट्स नहीं सॉल्व हो रहे आप वापस फर्स्ट सेट पे आके पैनिक करने लग जाओगे एंड ट्राई करोगे कि जितना भी हुआ था वो सॉल्व करने का. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस. आप स्विच करते जाओगे अक्रॉस सेट्स, ये नहीं हो रहा है तो वो करता हूँ एंड आप फोकस नहीं कर पाओगे. अगर आपका टारगेट एंड कैपेबिलिटी एक सेट है तो ग्रेजुअली एक सेट से ही टारगेट शुरू करो. उसी से आप टारगेट करो कि 25-30 मिनट्स आप एक सेट सॉल्व करोगे ड्यूरिंग द एग्जाम एंड ग्रेजुअली अपना नंबर बढ़ाते जाओ एज यू गिव मोर एंड मोर मार्क्स. आपको कैट एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल कैपेसिटी एंड टारगेट कितना होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना कैट एग्ज़ाम देने जाओगे. तो होपफुली आप इस बात को दिमाग में रखोगे. फर्स्ट टेस्ट के बाद ही बच्चे आ जाते हैं कि मेरे से तो 3 सेट कैसे सॉल्व होगा क्योंकि एक सेट ही सॉल्व नहीं हो रहा एग्जाम में. अभी आपकी कैपेसिटी एक ही सेट की है तो आप उस पर फोकस करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे. उसके बाद ग्रेजुअली इंप्रूव करो एंड कैट एग्जाम के जस्ट पहले सोचना कि आप 3 सेट कैसे सॉल्व करोगे. नाउ इज़ नॉट द टाइम इफ़ यू आर जस्ट बिगिनिंग योर प्रिपरेशन. तो इससे आ जाते हैं हम सिलेबस में. एंड सिलेबस आपको बहुत क्विकली कवर करना है. जो थ्योरी पार्ट है सिलेबस का वो बहुत क्विकली कवर करना है. तो सिलेबस में आपको ब्रॉडली कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं बता देता हूँ मैं यहाँ पर. चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स एक टॉपिक है, उसके बाद रैंकिंग्स है, उसके बाद बाइनरी लॉजिक्स है, अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देन क्यूब्स, then games and tournament, then cards and dices, then critical path problem, then reasoning and puzzles and data sufficiency questions. And यहाँ पर मैं आपको important topics बता देता हूँ. important topics है arrangement problems, matrix questions बहुत important है. कोई ना कोई table या matrix form में आपका representation आपको करना ही पड़ेगा. उसके बाद Venn diagrams very important, 3 variable Venn diagrams are more important, 4 variable Venn diagrams इतना important नहीं है. आप just method जान लो that is more than enough. उसके साथ साथ reasoning and puzzles again very important thing because DI based puzzles भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. So ये 4 topics तो definitely बहुत important है. एंड इसकी थ्योरी के प्रिपरेशन के लिए एक्सेप्ट वेन डायग्राम्स एंड सेट थ्योरी, अगर आपने वो क्वांट में कवर नहीं किया है तो आप थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स के. बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी और टॉपिक के थ्योरी पे आप मोर देन 3-4 आवर्स नहीं देने वाले हो, विच मीन्स एवरी टॉपिक कैन बी कवर्ड इन 1 डे इट्सेल्फ. आप किसी भी टॉपिक को लो, 3-4 आवर्स से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की नहीं है उस पर. उस
उस 3-4 आवर्स में भी मोस्ट ऑफ इट व्हाट यू वुड बी डूइंग इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन दैट टॉपिक ओनली, एंड थ्योरी में इतना ज़्यादा है भी नहीं DILR में, दैट्स व्हाई यू हैव टू कवर इट रियली रियली क्विक, 3-4 आवर्स मैक्सिमम एनी पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बाद आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओ। एंड DILR के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज अगर मैं बताऊं, आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली कोचिंग मटेरियल एक रिसोर्स हो सकता है आपके लिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो देन डेफिनेटली पास्ट ईयर कैट पेपर्स, पास्ट ईयर मॉक्स, द करंट ईयर मॉक्स, दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज दैट यू हैव टू यूज। एंड इस पर्पस के लिए आप ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर यूज कर सकते हो, जहां पर आपको कैट 23, कैट 22, कैट 21 के अक्रॉस 3 स्लॉट सारे पेपर्स मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो बहुत रेयरली अवेलेबल होता है। एंड दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल बिकॉज मान लो आप अरेंजमेंट का प्रॉब्लम्स, आप उसकी थ्योरी पढ़ रहे हो एंड उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो टू गेट अ फ्लेवर ऑफ इट, तो आप अरेंजमेंट में जा सकते हो, अरेंजमेंट के टॉपिक में जा सकते हो, एंड वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिटेल्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो एट अ स्ट्रेच। एंड अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो गेट स्मार्ट रिविजन शॉर्टकट्स एंड माइंड मैप्स जो आप कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज गुड इनफ थ्योरी फॉर DILR। आप ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ सकते हो, बट आई वुड हैव बीन अ कैंडिडेट एट दिस पोजीशन। मैं क्विकली स्मार्ट रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स करके देन प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता, टॉपिक वाइज पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता, एंड वंस आई गेट कंफर्टेबल विद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उसके बाद मैं फुल पेपर्स अटेम्प्ट करने लगता। एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स उसके बाद आप 2-3 ईयर्स का प्रीवियस कैट पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद आप ओसवाल बुक्स का ही 15 मॉक पेपर्स भी ले सकते हो, जिसमें आपको क्वांट, VARC एंड DILR सेक्शंस के 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एंड आप वहाँ से भी DILR सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, दोज आर ऑल्सो कैट लेवल सेट्स। सो आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं बाय द एंड ऑफ अगस्त। एक टॉपिक पिकअप करोगे उस पर 2-3 दिन देना इज मोर देन इनफ। एज आई सेड 3-4 आवर्स मैक्सिमम थ्योरी आपको करना है, उसके बाद आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, एंड दैट इज इट। तो मतलब आपने सारे टॉपिक से कोई ना कोई सेट सॉल्व कर लिए, एंड बाय द एंड ऑफ अगस्त यू आर एटलीस्ट familiar with all the types of sets from different topics. And from the month of September आपका कंप्लीट फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, सेट सॉल्व करने पे। आप ये नहीं सोचोगे कि ये पर्टिकुलर सेट किस टॉपिक से है, उस टॉपिक से करना है मुझे एंड सो ऑन। आप एक रैंडम सेट उठाओगे एंड उसको सॉल्व करोगे, एंड ओनली आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल नो फ्रॉम विच टॉपिक दैट पर्टिकुलर सेट इज। ये बेस्ट वे होता है प्रिपेयर करने का। एंड एवरी डे आप ट्राई करो कि 3 सेट्स तो एटलीस्ट सॉल्व करो एवरी पर्टिकुलर डे, एटलीस्ट एवरी वीक डे आप सॉल्व कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे आप सॉल्व कर सकते हो 3 सेट्स एवरी डे। सैटरडे संडे फोकस ऑन योर मॉक्स ओनली, वहाँ पर भी LRDI सेट्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड इसको ट्रैक करने के लिए आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो, मैं अपना टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वो यूज़ कर सकते हो। सो एवरी डे 3 सेट्स यू हैव टू सॉल्व, आप उस पर मार्क करो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्या आपने 3 अटेम्प्ट किए कि नहीं, दैट विल हेल्प यू स्टे कंसिस्टेंट। उसके बाद आप ये भी मार्क कर सकते हो कि आपसे कितने सॉल्व हुए एंड ऑल्सो द टाइम टेकन पर सेट, तो इससे आप इंप्रूवमेंट भी मेजर कर सकते हो कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो एंड क्या आपका टाइम पर सेट डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली या फिर नहीं हो रहा है, एंड दैट विल हेल्प यू इंप्रूव। एंड यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस टिल 15th of November एटलीस्ट, आप यही करते जाओ। मॉक्स इज सेपरेट, मॉक्स तो आप देते ही रह रहे हो, साथ में 3 सेट्स एवरी डे करते जाओ। अगर आपसे हो पाता है तो 4 सेट्स ट्राई करो, बट 3 सेट्स तो डेफिनेटली आपको करने ही है नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो 15 नवंबर तक आपको ये करना है, आफ्टर दैट थोड़ा चिल हो जाएगा, यू ओनली विल अटेम्प्ट 2 or 3 मॉक्स, बट दैट इज मोर देन इनफ। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको एक बार पहले ये भी बताया था कि आपके रिविजन के लिए आप किस तरीके से नोट्स बनाओगे LRDI सेक्शन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। फॉर एवरी सेट दैट यू एनकाउंटर, एंड जो भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सेट था जिसमें मैंने कोई नया ट्रिक सीखा या फिर ये मैं पहले नहीं सॉल्व कर पाया था बट आफ्टर सीइंग द सोल्यूशन यू फाउंड द सेट ईजी, तो वो मीडियम लेवल के सेट्स हैं। एंड उसमें से आप नोट्स बनाओगे, एक साइड में आप लिख दोगे कि क्या ट्रिक आपने सीखा उस पर्टिकुलर सेट से, एंड एक सेट साइड में लिख दोगे कि वो पर्टिकुलर सेट आपने कहाँ सॉल्व किया था। सो दिस वे आपका रिविजन बहुत सिंपल हो जाएगा, आप ओनली वही सेट्स रिवाइज करोगे जिससे आप कुछ नया सीखने वाले हो। सो यू कैन रिवाइज इट लेटर एज वेल। एंड इसके साथ साथ हम आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में फ्रॉम माई एंड दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर परसेंटाइल इन DILR। सो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स कम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी लगते हैं, बट ऑब्वियसली इट कैन कम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल। आप खुद सॉल्व करके देखो ऐसे सेट्स क्या आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इट बेटर। एंड फर्स्ट ऐसा केस है अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में। अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में यूजुअली आप देखोगे कि कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं, एंड मैंने नोटिस किया था कि जब भी किसी सेट में ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है वो डिफिकल्ट सेट होता है, एंड जब भी कम कंस्ट्रेंट्स है वो ईजियर सेट होता है। मतलब आप अरेंजमेंट प्रॉब्लम आपने देखा, उसमें देखा आपने 6-7 पॉइंट्स मैंशनड है, मतलब वो डुएबल सेट होगा। आपने अगर देखा उसमें 15 या फिर उससे भी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है, मतलब वो
डिफ़िकल्ट सेट होने वाला है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, मतलब हो सकता है कि वो सेट ईजी भी हो, एंड आफ्टर रीडिंग 15 कंस्ट्रेंट्स उनको पता चलता है कि यार ये इस सेट में तो बहुत कंस्ट्रेंट्स है, नहीं हो रहा है, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो आप ये रूल ऑफ थंब ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है, आप उस सेट को बाद में करने आओ, बट एज आई सेड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ एज वेल। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में। अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में जब भी आपको कुछ ऐसे नाम दिए जाते हैं लाइक जैक, जिल, जॉन एंड सो ऑन, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। जब भी ए बी सी डी ई एफ जैसे नाम रहते हैं वो ईजियर हो जाते हैं, जैक, जिल, जॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी कंफ्यूजिंग एट द एंड, बिकॉज आपको पूरा नाम लिखना रहता है, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आप यूजुअली देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे व्हेन द नोमेनक्लेचर इज़ नॉट राइट फॉर यू। एंड मैं अवॉइड करता था, जब भी ऐसे नोमेनक्लेचर आते थे मैं अवॉइड कर जाता था, एंड दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। आप देखो कि क्या आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, अगर नहीं हो पा रहा है देन ए बी सी डी ई एफ जब अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं वो ट्राई करो सॉल्व करने का, दैट विल बी मच मोर ईजियर। उसके बाद 4 वेरिएबल वेन डायग्राम्स। यूजुअली लोगों को लगता है 4 वेरिएबल्स है कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको बेसिक पता है ना कि 4 वेरिएबल वेन डायग्राम्स बनाते कैसे हैं, देन अगर प्रॉब्लम्स दिया जाता है आपको कैट पेपर में, इट विल बी वेरी वेरी ईजी, बिकॉज कैट पेपर में उनको बस देखना है कि वो 4 वेरिएबल है कि नहीं। 4 वेरिएबल के वेन डायग्राम्स अगर उसको डिफिकल्ट बना दिया जाए देन इट विल ऑलमोस्ट बिकम इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट। सो अगर 4 वेरिएबल वेन डायग्राम आता है इट विल डेफिनेटली बी अ वेरी इजी प्रॉब्लम, इफ यू नो द बेसिक्स डेफिनेटली गो फॉर अटेम्प्टिंग इट। उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट। गेम्स एंड टूर्नामेंट सब बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, एंड यस ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट है भी, बट अगर आपका नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, देन आप डेफिनेटली एक बार तो गेम्स एंड टूर्नामेंट अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, बिकॉज मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लॉजिक से ही होते हैं। एक होता है सम, जो इसमें टेनिस प्लेयर के बारे में बताया जाता है, सीडिंग बेसिकली आपको करना है कि कौन किससे खेलने वाला है नेक्स्ट राउंड। सो वहाँ पर बेसिकली इट्स अबाउट फैक्टर्स, 4K+2 करके या 4K+4 करके आप देखते हो, वहाँ पर सीडिंग करते हो। उसके साथ साथ एक होता है टेबल बनाना पड़ता है पॉइंट्स का, सो हाउ मेनी विन्स हुआ, हाउ मेनी लॉसेज, हाउ मेनी ड्रॉज, उसके बाद पॉइंट्स टेबल, उसके साथ साथ गोल डिफरेंस भी। यहाँ पर भी मान लो आपको पता है गोल डिफरेंस इज 7 एंड उसने 4 मैचेस खेले हैं, तो A+B+C+D is equal to 7. So how many combinations can give this particular number? So ये सब काइंड ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड नंबर सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन टॉपिक्स पे तो गेम्स एंड टूर्नामेंट शायद आपके लिए ईजी टॉपिक हो। एंड नेक्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मान लो आप सर्कुलर अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक कंस्ट्रेंट में आपको पता है ए और बी विल बी इन वन पोजीशन और इन अनदर पोजीशन, यानी कि वो 2 पोजीशन आपको पता है, बट ए और बी में से कौन सा कहाँ रहने वाला है ये नहीं पता। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इस सर्कल को 2 में स्प्लिट करो, एक में ए को प्लेस करना एंड सेम पोजीशन दूसरे में बी को प्लेस करना, एंड स्टार्ट प्रोसीडिंग विद अदर कंस्ट्रेंट्स। डोंट स्टॉप एंड स्टार्ट प्लेसिंग ए और बी फर्स्ट, कि आप पहले ए और बी को प्लेस करो डिपेंडिंग ऑन अदर कंस्ट्रेंट्स। वो गलती मत करने जाना। आप 2 सर्कल में स्प्लिट करके अदर कंस्ट्रेंट्स के साथ अदर पॉइंट स्टार्ट करना, फिल करना। बहुत जल्दी क्या होगा, एक पर्टिकुलर सर्कल इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज ए और बी का पोजीशन गलत रहेगा उसमें। सिमिलरली ये आपको 2 सर्कल नहीं, इनफैक्ट आप 4 सर्कल में भी स्प्लिट कर सकते हो। कभी ए और बी का होगा, उसके साथ सी और डी में हो सकते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में आप फंस जाओगे तो उसको 4 सर्कल में स्प्लिट कर लो। जब ये 4 से ज़्यादा होने लग जाता है देन इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ लॉट मोर डिफिकल्ट, बिकॉज 4 से फिर सीधा 8 सर्कल पे जाओगे देन इट्स नॉट फीजिबल। बट 4 सर्कल तक अगर आप रेस्ट्रिक्टेड रख सकते हो देन वो सेट ईजी भी है, एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड क्लोजर टू द कैट एग्जाम में और ट्रिक्स शेयर कर दूंगा रिलेटेड टू LRDI, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको उस टाइम पे अपडेट मिल जाए। एंड LRDI में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड दैट इज योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर DILR, एंड उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी थी अक्रॉस 3 सेक्शन, सभी का अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बता दिया था। सो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में वो कवर नहीं किया द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप स्क्रीन पे वो वीडियो देख सकते हो, एंड मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।